हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 9th क्लास है और इसी 9th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व फर्स्ट जो हमारी बुक है, और उसी में हमारा सेकेंड चैप्टर आज चल रहा है। और इसमें देख रहे हैं यूरोप, समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद कैसे आया और फिर आपका रूसी क्रांति फैली। उससे पहले हमने आपका फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा था। तो हमने एक लेक्चर में यूरोप में समाजवाद को पढ़ने का हमने प्रयास कर लिया, उसको पढ़ लिया कि आखिर में समाजवाद की चर्चा आई कहाँ से और रूस ने किस तरह के समाजवाद को एक्सेप्ट किया और क्या क्या समाजवाद के अंदर था, कैसे कार्ल मार्क्स वगैरह ने अपने विचार दिए। इन सब चीजों को हम पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है रूसी क्रांति। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम लोग मताधिकार वगैरह सब चीज़ों को लेकर हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है? ये सबको क्लियर होना चाहिए। यूरोप में आगमन, समाजवाद, कैसे भविष्य की चीज़ों को लेकर कैसे लुई ब्लांक ने चीज़ें लिखी हैं, इन सबको हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने पर इन सब चीज़ों को देखते हुए चलिए आगे देखते हैं। रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। अब रूसी क्रांति को हम लोग देखते हैं कि रूस, अगर आप रूसी क्रांति को पढ़ोगे, अगर मैं आपसे पूछूं जो रूस है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रूस है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है तो आप क्या कहेंगे कि भैया जो रूस है वो एशिया महाद्वीप का तो हिस्सा है। ये क्लियर है? एशिया महाद्वीप में आता है। अब देखिए, यूरोप के सबसे पहले पिछड़े औद्योगिक देशों में से रूस का यह समीकरण उलट गया। ठीक। कुछ हिस्सा आपका यूरोप में भी लगता है बहुत बड़ा है। सब 1917 में अक्टूबर क्रांति के जरिए, अक्टूबर या अक्टूबर लिखा है जबकि ये अक्टूबर क्रांति है। अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। समाजवादी मतलब वो लोग जो आपका निजी संपत्ति के विरोधी थे। सब लोग संसाधनों पर इक्वल बंटवारा चाहते थे और समाज के हर वर्गों का वो हक मान रहे थे कि समाज के प्रत्येक वर्ग का बराबर अधिकार है, अमीर गर्व कोई नहीं। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो राजशाही का पतन हुआ और अक्टूबर में क्रांति हुई, इसी को कह दिया गया अक्टूबर क्रांति। 1917 रूस। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? सवालों पर जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ सवाल पहले स्थितियों पर नजर डालते हैं। कैसा रखते हैं उन पर नजर डालते हैं। ठीक। 2.1 रूसी समाज 1914। रूस और उसके पूरे समाज को पर जरा निकोलस सेकंड का शासन था। यानी अगर आप रूस को देखेंगे 1914 में, क्योंकि 17 में तो आजाद हो गया है, लेकिन उससे पहले चलोगे तो आप देखेंगे रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर निकोलस जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पर पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा फिनलैंड के लातविया, लुथानिया, एंटोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्सों पर भी रूसी समाज के अंग थे। ये सब आपका यूरोपियन कंट्री हैं, और चाहे लातविया हो, लुथानिया हो, एंटोनिया हो, पोलैंड हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, इन सबको अगर आप देखोगे तो ये किसके हिस्सा थे? आपके रूसी समाज के हिस्सा, साम्राज्य के हिस्सा थे निकोलस सेकंड के। तो अब आपको यूक्रेन और भारत विवाद की जो स्थिति है, कुछ यहाँ से आपको हिंट मिलेगा। अब देखिए, यह समाज प्रशांत महासागर तक फैला था। कहाँ फैला था? अब आपको पैसिफिक ओशन देखने की जरूरत है, और आज के मध्य एशिया के साथ साथ जॉर्जिया, अब आपको जॉर्जिया देखना है, आर्मेनिया, अजरबैजान, इन साम्राज्यों के अंतर्गत थी। रूस में ग्रीन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर उपजी साकी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे।
लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो कौन कौन से लोग रह रहे हैं? आपके जो ईसाई लोग हैं वो आपके रह रहे हैं, ठीक। और ईसाई में आपका कैथोलिक और आपके जो है प्रोटेस्टेंट भी हैं, मुस्लिम हैं और बौद्ध भी हैं। और इनके साथ साथ ऑर्थोडॉक्स जो लोग मानते थे वो लोग भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब देखिए, ये रूसी समाज का स्ट्रक्चर। अब आप थोड़ा सा रूस के मैप को गौर करके देखेंगे, चीजें जो है थोड़ी सी आपके सामने आएंगी। अब ये इस तरीके से, अगर आप इधर देखोगे तो इधर है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। और इसको बोलते हैं बेसिकली पूर्वी प्रशांत महासागर, ठीक। तो ये रूसी राज्य था। अब देखिए, जर्मन, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ब्लैक सी, ये सब इस क्षेत्र से लगे हुए हैं। ये मेडिटेरियन है। और ये था आपका पुर्तगाल, ये स्पेन। और सबसे पहले क्रांति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? आपको पता होना चाहिए, ये आपका फ्रांस में हुई थी। और जर्मन को छोड़कर सीधा रूसी साम्राज्य। तो एक बार अगर मैप पर नजर दौड़ाओगे तो चीजें थोड़ी सी क्लियर होती हुई आपको दिखाई देंगी। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। आप थोड़ा सा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था और समाज है इसकी स्थिति को देखते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती-बाड़ी से जुड़ा था। रूसी समाज का लगभग 85% जनता की आजीविका खेती पर निर्भर था। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। कह रहे हैं कि रूस की जनता का 85% आजीविका किस पर निर्भर थी? तो एग्रीकल्चर पर। तो आप देखिए कितनी बड़ी डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पर रूस के लोगों की या रूस के साम्राज्य की 85%, जो आज मान लीजिए एक जमाने में भारत की थी, ठीक। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मन में खेती की आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। वहीं जर्मन और रूस में अगर देखोगे 40 to 45 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 50% थी मैक्सिमम। इतने लोग वहां पर आपका एग्रीकल्चर में थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ बाजार के लिए पैदा करते थे। और रूस अनाज का एक बड़ा आपका निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के प्रमुख इलाकों थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगर की और वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े काल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू थे, जब रूस में रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय विदेशी निवेश में भी तेजी का बढ़ाव थे। कुछ साल में ही रूस में कोयला के में 2 गुना और स्टील उत्पादन 4 गुने की वृद्धि हुई। कोयला उत्पादन 2 गुना, स्टील प्रोडक्शन आपका 4 टाइम वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में कारीगरों और कारखानों के मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई। यानी कि अब एक सेक्टर और है जो आपको भर रहा है और बराबर हो रहा है। अब देखिए, ज्यादातर कारखाने उद्योगपति की निजी संपत्ति थी। जो भी उद्योगपति थे उन्होंने क्या लगाया? अपने निजी संपत्ति से कारखाने लगाए। ये 1900 की बात कर रही है, क्योंकि 1917 में तो क्या हो गया, रूस में समाजवाद फैल गया और समाजवाद में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो गए। इस बात का ध्यान देते हुए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्री पर नजर रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में नाकाम थे। भैया जो उल्लंघन है इस प्रकार होगा, उसको करने में वो आपका नाकाम थे, ठीक।
कारीगरों के इकाइयों और वर्कशॉप के नाम में 15 घंटे तक खिंच जाती थी। कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूर में रहने वाले भी कामगार को लेकर डर में तक रह रहकर व्यवस्था में मौजूद थी। तो ये सारी चीजें हमको देखनी। समाज स्तर पर मजबूत बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ साथ गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग एक धातु मजदूर कहा जाता था। धातु कर्मी मजदूरों को खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूर और औरतों की संख्या में 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूर के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक मजदूरों के बीच मौजूदा फैसला उन्हें पहनावे और व्यवहार में साफ साफ दिखते थे। कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिया था, लेकिन ऐसा संगठन बहुत कम था। जो संगठन बना वो संगठन कैसा था? बहुत कम था। तो संगठन की स्थिति क्या थी, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, चलिए देख लिया। अब इसी में आप देखोगे तो ये कौन है? युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग के मजदूर किसान सारे लोग धर्मांतर में लंगर खाने में रहते थे और हाल ही के मकानों में। देखिए इस तरीके से एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं ये लोग मजदूर वर्ग। लंगर का मतलब होता है 7 लोगों को एक साथ खाना खाना। ठीक। क्रांति पूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी के बने बंकर में सोते हुए मजदूर, कि बंकर में किस तरह से मजदूर सोते थे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है नहीं, कैसे मजदूर सो। इन विवादों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था उन्हें मालिकों से कोई शिकायत नहीं होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग में, 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात की ज्यादा जमीनों, देहात मतलब गांव, लोकल, देहात की ज्यादा जमीनों पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों में सामंत, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था। मजदूर की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो संपत्ति और सत्ता हासिल थी वे लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जरा के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली थी। यहाँ तक कि स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनिया के किसान न तो केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए भी बाकायदा लड़ाइयां लड़ी जाती थी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए और बहुविधा वहां पर लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटना बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटना घटने लगी थी। कैसी? 1905 रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। किसान समय समय पर सारी जमीनों को अपने कम्यून मीर के तौर पर सौंप देते थे। फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरतों के हिसाब से किसानों को जमीन बांटते थे। उसी हिसाब से क्या करते थे, अपनी जमीनों को वो लोग बांट लिया करते थे। ठीक, तो ये स्थिति थी उस समय के सामंतवादी में, रूस के समाज में फैला समाज और
किस तरीके का समाज था इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से निजी संपत्ति का जोरदार विरोध भी था। अब बात करेंगे रूस में समाजवाद। भाई रूस में कैसे फैला? 1914 में सबसे पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। कैसी थी? गैर कानूनी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी यानी कि रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। 1898 में कौन सी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स। सरकारी आतंकवाद के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया, हड़ताल और आदि काम करत जो है आपके इसमें इन सारे कामों के ऊपर आयोजन किया। कुछ समय रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उनसे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से ही समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति मानते हैं। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे। रूसी बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी यानी कि 1800 के आसपास, 1800 यानी कि 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। 1900 में उन्हें सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन कर दिया। तो एक कौन सी हो गई? एक पार्टी हो गई आपका रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। और ये कब बनी है? ये 1898 में बनी है। और ये पार्टी बन गई है जिसका नाम क्या है बच्चों? समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी गठन। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों और संघर्ष किए और मांग के बढ़ते सामंतों वाले कब्जे पे जमीन फैलने लगे। किसानों पर सवाल सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे, लेकिन इनका मानना था कि किसान एकजुट नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ संपत्ति थे, नौकरों से खेती करवाते थे। इस आपसी भेदभाव के चलते ही समाजवादियों ने आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सके और कह रहे जब भेदभाव थे तो इसलिए सब एक समाजवादी आंदोलन का हिस्सा वो आपका नहीं बन पाए। तो ये स्थिति थी और ये शुरुआत थी उस समय की क्रांति में। कैसे मार्क्स ने विचारों को मानते हुए, किसके विचार थे? मार्क्सिस्ट। मार्क्स जो है एक विचारक हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं, जो समाज को आपका जो गरीब तबके हैं उसकी बात करते हैं, उसके उत्थान की बात करते हैं। ठीक, देखिए चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल जो है इतना ही। हमने रूस की समाज क्रांति इत्यादि को हम देख चुके हैं। फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।